हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने सब्जेक्टिव पेपर HPSC PGT कॉमर्स की दूसरे क्वेश्चन का आज आंसर राइटिंग करने वाले हैं। आई होप आपको मेरी फर्स्ट वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। एंड यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लेट्स गो, देखते हैं हमारा जो आज का क्वेश्चन रहने वाला है वो कौन सा रहेगा। उपयुक्त उदाहरणों सहित बीमे के सिद्धांतों को संक्षेप में समझाएं। यानी कि जब बीमे से संबंधित सिद्धांत हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। कल के हमने पार्ट में हमने क्या देखा था कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इंट्रो देना होता है अपने क्वेश्चंस का, और फिर उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फिर बाद में कंक्लूजन पे निकलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन से करने से पहले, सिद्धांतों पर जाने से पहले, हम सबसे पहले बीमे को संक्षेप में समझेंगे। यानी कि बीमा होता क्या है और किन किन चीज़ों का हम बीमा करवा सकते हैं। बीमा मेनली आप जानते ही होंगे, यानी किसी भी जोखिम से बचने के लिए हम बीमा करवाते हैं, चाहे वो फिर अपने किसी सामान का हो या फिर किसी जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार से बीमे हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अग्नि बीमा हो गया, चोरी से बचने के लिए चोरी का बीमा हो गया, समुद्र में जो जहाज जाती हैं उनका बीमा करवा दिया जाता है। यानी कि जहाज की हानि से बचने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के बीमे करवा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले परिचय में हम क्या देंगे, बीमा सिद्धांतों को समझने से पहले जान लेना आवश्यक है कि बीमा क्या होता है। ठीक है। बीमा दो प्रकार के मध्य होने वाले अनुबंध से है, जिसमें एक पक्षकार दूसरे को स्वीकृति देता है कि उसे उपयुक्त हानि होने पर उसे कंपनसेशन मिलेगा। बीमे के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि अग्नि बीमा, चोरी बीमा, सामुद्रिक बीमा और जीवन बीमा। गाइज, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। यदि आप अपने बीमे को और अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है। फिर है बीमे से संबंधित विभिन्न सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले हमारा रहेगा, अब बॉडी स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, सिद्धांत में सबसे पहले परम सद्विश्वास का सिद्धांत। परम सद्विश्वास का सिद्धांत यानी कि एटमोस्ट गुड फेथ हमें बताता है कि यदि हम बीमा करवाते हैं तो हम बीमा जो हमारा करने वाला है उसको सभी बातें संक्षिप्त में बता देनी चाहिए कि हम जिस वस्तु का बीमा करवा रहे हैं उसमें क्या कमी है और किसके लिए हम बीमा करवा रहे हैं। यदि हम कोई बात छुपाते हैं तो वो क्या होगा, हमारा अनुबंध वैध नहीं होगा। इसलिए जो भी जिस वस्तु का या व्यक्ति का बीमा करवाते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल बता देनी चाहिए। उदाहरण, जैसे कि परिवार के सदस्य का बीमा करवाते हैं तो बीमा करवाने के समय उस सदस्य को पूरी तरह से समस्त बताया जाता है और बाद में पता लगता है कि व्यक्ति बीमार होता था। ठीक है। यानी कि उसे कुछ भयंकर बीमारी थी जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है, तो वो अनुबंध क्या होगा, वैध माना जाएगा, क्योंकि उसे जो बीमारी है वो लंबे समय से पहले से ही चल रही थी और जब बीमा करवाया गया तब उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, जो कि ये अनुबंध क्या होगा, वैध। तो यही सिद्धांत हमें बताता है जब भी हम बीमा करवाते हैं उसके बारे में हमें सब कुछ बता देना चाहिए, पहले ही क्लियर कर देना चाहिए। अदरवाइज़ वो क्या होगा, जो बीमा होगा वो अनुबंध जो होगा वो वैध हो जाएगा। सेकंड, हमें सिद्धांत क्या बताता है कि बीमा योग्य हित का सिद्धांत, यानी कि वैध अनुबंध होने के लिए ये आवश्यक है कि बीमाधारी बीमा योग्य इंश्योरेबल यानी कि इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि हमारा किसी वस्तु पर इंश्योरेबल यानी कि हित नहीं है और हम उसका बीमा करवाएं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स यानी कि उस वस्तु से यदि कुछ हानि होती है तो उस व्यक्ति पर असर पड़े। जैसे कि एक स्वामी अपनी संपत्ति बीमा करवा सकता है, क्योंकि संपत्ति पर यदि कुछ हानि होती है तो वो डायरेक्टली किससे लिंक होगी, उस स्वामी से होगी। तो स्वामी उस हानि से बचने के लिए उस संपत्ति का बीमा करवा सकता है। उसी प्रकार जहाज का स्वामी अपने जहाज का बीमा करवा सकता है
और कोई व्यक्ति अपने अपनी वाइफ का बीमा और अपने बच्चों का बीमा करा सकता है, यानी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। थर्ड सिद्धांत में क्या बताता है? क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत बताता है कि हम जिस वस्तु का बीमा करवाते हैं उसका क्षतिपूर्ति मिले, यानी कि जीवन का हमारे पास कोई मूल्य नहीं होता। जीवन के यानी कि हम उन्हीं वस्तुओं का बीमा करवा सकते हैं जिनकी क्षतिपूर्ति करवा सकते हैं, क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके। बट इसमें एक जो एक्सेप्शन है वो रहेगा हमारा लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ को हम मूल्य में नहीं कर सकते, यानी कि उसका मूल्य नहीं लगा सकते। अन्य वस्तुओं का, जैसे कि कोई वस्तु हो गई, उसका हम मूल्य में आकलन कर सकते हैं। बट हम और जैसे कि और वस्तु हो गई, जैसे कि किसी वस्तु का बीमा करवाना, समुद्री जहाज़ का बीमा करवाना, उनका हम मूल्य में अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत हमें बताता है हमें केवल उन्हीं वस्तुओं का क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी जिनका कुछ मूल्य होगा। ठीक है। अंशदान का सिद्धांत। अंशदान का सिद्धांत हमें क्या बतलाता है? हमें अंशदान का सिद्धांत बतलाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जो वस्तु या कुछ जिस चीज़ का बीमा करवा रहा है वह एक कंपनी या उससे अधिक कंपनियों से बीमा करवा सकता है, बट उसे कंपनसेशन जो प्राप्त होगी उसे उतनी ही प्राप्त होगी जिससे कि उसे हानि हुई होगी। ये नहीं है कि एक कंपनी से कुछ अलग पैसे ले ले और उस दूसरी कंपनी से उतने ही पैसे वसूल कर ले। वह केवल उतना ही दोनों से वसूल कर सकता है जितना कि उसे हानि हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ एक वस्तु है तो उस वस्तु की कीमत क्या रहेगी? जैसे कि एक वस्तु थी 12 लाख रुपए की और अग्नि के कारण वो क्या हो गई, नष्ट हो गई, तो वो दोनों कंपनियों से 6-6 लाख रुपए वसूल कर सकती हैं। ये नहीं है कि 12 लाख ए से भी वसूल कर ले और 12 लाख बी से वसूल कर ले, वो केवल 6-6 लाख ही वसूल कर सकती जितना का उसका माल था। ये हमें बताता है अंशदान का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा रहेगा निकटतम कारण सिद्धांत, यानी कि प्रोक्सिमो कॉज प्रिंसिपल। ये हमें क्या बताता है? यानी कि जिस कारण के लिए हमने बीमा करवाया है उसकी हानि होती है तो उसी कारण को देखा जाता है। ये नहीं कि हमने बीमा करवाया जिस कारण के लिए, उससे तो हानि हुई नहीं, अलग से हो गई, तो उसके लिए हमें क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त होगी। जिस कारण के लिए हमने इंश्योरेंस करवाया था उसी के लिए हमें क्या मिलेगा? क्षतिपूर्ति मिलेगी। जैसे कि मैंने एक वस्तु का क्या किया भी, आग से बचने के लिए उसका बीमा करवा लिया और आग से नहीं, जबकि वह चोरी से वस्तु चोरी हो गई, उसका कंपनसेशन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने तो यही करवाया था ना कि भी आग लग जाएगी तभी हम उस क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा निकटतम सिद्धांत हमें बताता है। पूरा क्वेश्चन ये हो गया कि इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें हमारा बॉडी के स्ट्रक्चर में हमारे सिद्धांत हो गए। एंड में हम क्या निकलते हैं? कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो बीमा है इन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। यदि इन सिद्धांतों में से कोई मान्य नहीं होता, यदि कोई मानता नहीं है या उसको इग्नोर करता है तो क्या होगा? ये बीमा अनुबंध जो होगा वो व्यर्थ होगा। ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आएगा, और यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो आप हमारे डेली जो हमारे 1 क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसको देखते रहना। और जैसे कि सुनने में आ रहा है हमें 36 सीटें मिलेंगी, यानी कि सिंगल पेज की दोनों साइड की 72 एंड सिंगल पेज 36। ठीक है, तो उनमें से हम क्या करेंगे? और टाइम की बहुत लिमिट चल रही है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन, जैसे मुझे क्वेश्चन लिखने में ये लगा लो 20 मिनट तो लग ही गई। ठीक है, सोचने में और लिखने में, तो उससे पहले हम प्रैक्टिस करके चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अभी से तैयारी करेंगे, तभी हमारा ये लगा लो अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, रिजल्ट आने में ये लगा लो 5-6 दिन और लग जाएंगे। तो
तब तक हम ये तो है नहीं भी ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो एक डलिया क्वेश्चन करेंगे, जितना हो सके प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम अपने अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएंगे। क्योंकि जैसे बच्चों के रिव्यू आ रहे हैं, वो बता रहे कि हमारे टाइम से पेपर पूरा नहीं हुआ, जो कि उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, इसलिए नहीं हो पा रहा। तो हम ऐसे ही करेंगे और लास्ट के दिनों में हम 18 के 18 क्वेश्चन लेकर आएंगे, उनमें से 15 क्वेश्चन करेंगे और कुछ आपको भी होमवर्क दिया जाएगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें अच्छी वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू।